छोटे में मेरे पास एक इंसाइक्लोपीडिया थी और उस समय ये मेरा इंटरनेट था। मुझे कहीं से भी कुछ भी इंटरेस्टिंग चीज़ पता चले तुरंत ये बुक खोली और उस टॉपिक को ढूंढ के पढ़ने लगता था। तो मुझे छोटे में गॉड, स्पेस, कॉस्मोस ये सब में भयानक इंटरेस्ट था और इस बुक के हर एक पेज के नीचे तुम्हें उस पेज से रिलेटेड कीवर्ड्स मिलते थे जिन्हें तुम दोबारा उस बुक में सर्च करके पढ़ सकते थे। कुल मिला के सेम गूगल की तरीके। तो ऐसे ही गॉड वाले पेज के नीचे मिथोलॉजी लिखा था और मैं फिर मिथोलॉजी के पेज पे गया और वहाँ मुझे बाकी दूसरे पैंथियंस के बारे में पता चला। यहीं पे मैंने पहली बार ग्रीक, नॉर्स, जापानीज और इजिप्टियन मिथोलॉजी के बारे में जाना और वैसा रेवलेशन हुआ ज़िंदगी में कि भाई साहब मैंने सोचा क्यों नहीं कि जब अपने हिंदू कल्चर में इतने इंटरेस्टिंग गॉड्स है तो बाहर भी होंगे। ये मिथोलॉजी वाले पेज पे इजिप्ट के सन गॉड रा के बारे में हल्का सा लिखा था कि उसकी ग्रैंड डॉटर नूत, जिसको छोटे में मैं नट कहता था, वो रा को हर रात खा जाती थी और हर सुबह फिर से जन्म देती थी। और यही खाना जन्म देना दिन और रात को रिप्रेजेंट करता है। और हर रात रा एक इविल सरपेंट से लड़ता था, एपेप, और कहा जाता था कि जिस दिन रा एपेप से हार जाएगा उस दिन सुबह नहीं होगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। उस समय के बच्चे को ये सब पढ़ के क्या इंटरेस्ट जागा होगा सोच सकते हो। वैसे अगर मैं अभी भी पहली बार पढ़ता तो इंटरेस्ट जागता ही। इसके बाद गॉड वॉर की वजह से मेरे को ग्रीक मिथोलॉजी पे भयानक इंटरेस्ट जागा। नारुतो और पर्सोना के बाद जापानीज की मिथोलॉजी भी पढ़ने लगा था और दी मास्क के वजह से नॉर्स में भी घुस गया था। इन मिथोलॉजीज का मेन इंटरेस्ट आता है कि कैसे किसी नेचुरल फिनोमिनन को एक्सप्लेन करने को एक सुप्रीम डीटी से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे जापान के गॉड्स इजानागी और इजानामी को ही ले लो। इन लोग का जब पहला बेटा पैदा होता है कगात्सुची, जो कि जापानीज गॉड ऑफ फायर है, तो इस कारण इजानामी की बॉडी बुरी तरह जल जाती है और मर के वो अंडरवर्ल्ड में योमी के पास चली जाती है। इजानागी उसको वहाँ लेने आता है तो वो देखता है कि यह अंडरवर्ल्ड के फूड को कंज्यूम करने से इजानामी की बॉडी पूरी सड़ गई है और अपनी बीवी को ऐसे देख के इजानागी डर के भाग जाता है। इजानामी उसके पीछे जाती है तो पता चलता है कि इजानागी ने अपने अबोर्ड में उसकी एंट्री रोक दी है। इससे गुस्सा के इजानामी एज अ गॉडेस ऑफ अंडरवर्ल्ड दुनिया को श्राप दे देती है कि वो हर दिन हजारों इंसानों को मार डालेगी जिससे वो सबके सब इधर अंडरवर्ल्ड में आ जाए। और इजानागी रिप्लाई में कहता है कि जितने वो मारेगी उससे ज्यादा इंसानों को वो क्रिएट करेगा। तो इसी कारण ये लाइफ और डेथ साइकिल क्रिएट हुआ हम ह्यूमंस के लिए। ये सबको हम लोग क्रिएशन मिथोस भी कहते हैं क्योंकि कैसे दुनिया और उसके बेसिक एलिमेंट्स क्रिएट हुए उसे एक्सप्लेन करते हैं इसमें। ग्रीक और नॉर्स के बारे में मेरे हिसाब से काफी लोग ऑलरेडी कुछ ना कुछ जानते ही होंगे गॉड वॉर के गेम्स और एमसीयू की वजह से। लेकिन मेरा इस वीडियो को बनाने का रीजन इन रियल लाइफ मिथोलॉजीज को बताना नहीं बल्कि इनसे इंस्पायर्ड होकर फिक्शनल वर्ल्ड में जो मेरी फेवरेट मिथोलॉजीज है उनको बताना है, जिनमें से सारे गेम्स हैं। जैसे मेरे ऑल टाइम फेवरेट गेम डार्क सोल्स में आ जाते हैं। जापानीज मिथोलॉजी में इजानामी और इजानागी के पहले बेटे कागात्सुची के पैदा होने पे दुनिया में फायर आया था और हम होमो सेपियंस और जनरली लाइफ के लिए भी फायर की डिस्कवरी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वैसे ही डार्क सोल्स की शुरुआत भी फायर की डिस्कवरी से होती है। डार्क सोल्स के वर्ल्ड में अचानक से एक दिन फायर आ गई। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया है कि किसने बनाया, क्या हुआ यहाँ पे। ये शायद वैसा है कि इन्फिनाइट टाइम में एक रैंडम इवेंट हो। इस पहले फायर को फर्स्ट फ्लेम का नाम दे दिया। इस वर्ल्ड में फर्स्ट फ्लेम के आने से पहले सिर्फ एंशिएंट ड्रैगन्स रहते थे और पूरी दुनिया में सिर्फ लंबे लंबे पेड़ थे, लेकिन कोई लाइट नहीं, हर जगह अंधेरा था। फिर जिस दिन फर्स्ट फ्लेम पैदा हुई उसी दिन उससे 4 बींग्स निकले, ग्विन, नीटो, विच और 40 पिग्मी। ये सारे के सारे कह दो इस वर्ल्ड के पहले गॉड्स थे। इन लोग ने ड्रैगन्स पे हमला करके उन्हें हरा दिया। ये सेम वैसी कहानी है जैसे टाइटन्स पे ओलंपियंस हमला करके गॉड्स बने थे। पर डार्क सोल्स वर्ल्ड के फॉर्मेशन की कहानी नहीं है, वो एक तरीके से समझ लो इनके वर्ल्ड में रैग्नारॉक के बाद क्या हुआ उसकी कहानी है। तो भाई इन गॉड्स को एहसास हुआ कि फर्स्ट फ्लेम धीमे धीमे बुझ रही है और इन सब की जोर से फटी। डेस्परेशन में ग्विन ने विच को फ्लेम रिक्रिएट करने को कहा, पर नेचर के अगेंस्ट जाने पे इस वर्ल्ड में बहुत बड़ी सजा है। विच ने फर्स्ट फ्लेम को रिक्रिएट करने में एक दूसरी आइडेंटिकल फ्लेम को बना दिया जो कि पहली वाली के जैसे प्रॉस्पेरिटी लाने के बजाय वर्ल्ड में क्योस ले आई। हर जगह डीमंस स्पॉन होने लगे। विच का किंगडम आइजोलेट इस क्योस के फ्लेम में डूब गया। इस फ्लेम की एक ये भी प्रॉपर्टी थी कि ये इंसान को जला के राख नहीं करती बल्कि उनके बॉडी को ग्रोटेस्कली मैनर में म्यूटेट कर देती है। विच और उनके बेटे बेटी सब इस फ्लेम के चपेट में आके म्यूटेट हो गए। किसी की बॉडी भयानक लावा में सने मॉन्स्टर जैसी हो गई तो किसी की आधी बॉडी स्पाइडर लाइक शेप में म्यूटेट हो गई। अब इस समय ऐसे सोचो, फर्स्ट फ्लेम बुझ रही थी, ऑलरेडी दुनिया खत्म होने की कगार पे थी। इन लोगों ने कुछ जुगाड़ किया और उस जुगाड़ में इन्होंने एक ऐसा फ्लेम बना दिया जो अनलिमिटेड सप्लाई में डीमंस क्रिएट करती है। और उस फ्लेम के क्रिएशन के हादसे में एक गॉडेस भी सैक्रिफाइस हो गई। बच्चे गॉड्स की क्या हालत खराब हुई होगी सोच सकते हो। लेकिन इतना ही नहीं, तीसरी तरफ एक और कांड हो रहा था। बाकी तीनों गॉड्स ग्विन, नीटो और विच ऑफ आइजोलेट तो मस्त राज कर रहे थे इस एज ऑफ फायर में, पर जो चौथा बीइंग था 40 पिग्मी, उसे दुनिया भूल गई थी। ये एक तरीके से डार्क सोल्स वर्ल्ड का पहला ह्यूमन था और इस वर्ल्ड में ह्यूमंस एक तरीके से समझ लो डार्क में जीने वाले बीइंग्स हैं। उनके अंदर ऑलरेडी इतना करप्शन है कि वो इस वर्ल्ड में मैनिफेस्ट हो जाता है। उन्हीं में से एक आदमी मैनस एक दिन इंसेन हो गया और धीमे धीमे उसकी इंसैनिटी मॉर्टल वर्ल्ड को रैप करने लगी, जिसे हम लोग एबिस कहते हैं। इस एबिस में ह्यूमंस जो कि 40 पिग्मी के डिसेंडेंट्स है वो तो सर्वाइव कर लेंगे, पर ये एज ऑफ फायर के गॉड्स को तुरंत करप्ट कर देता है। तो अब एक नहीं 3 प्रॉब्लम क्रिएट हो गई।
फिर से डिस्प्रेशन में आके ग्वेन ने नया जुगाड़ किया। उसने खुद की बॉडी को एक कैटलिस्ट बना के फर्स्ट फ्लेम से जला दिया, जिससे ये एज ऑफ फायर को वो थोड़ी देर और चला सके, और 40 पिग्मी के डिसेंडेंट्स को कर्स कर दिया, जिसे द अनडेड कर्स कहते हैं। और जिस ह्यूमन पे ये कर्स लगता है उन्हें अनडेड कहते हैं। इस कर्स में अनडेड्स मरने पे दोबारा बॉनफायर में जिंदा हो जाते हैं, पर हर बार अपनी हल्की सी सैनिटी खो देते हैं। और जब फुल्ली इंसेन हो जाते हैं तो इन लोगों की सारी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाती है और इन लोग माइंडलेस बीइंग बन जाते हैं, जिन्हें हॉलो कहा जाता है। तो यहाँ थोड़ा गेमिंग नर्डी बातें करना चाहता कि ये काफी बढ़िया मैकेनिकली गेम में प्रेजेंट होता है कि तुम मरोगे और बॉनफायर में रिस्पॉन्ड करोगे, पर हर डेथ में तुम्हें फ्रस्ट्रेशन होगी और हर अगले डेथ में तुम्हें गेम पे और ज्यादा गुस्सा आती जाएगी। और फिर अगर तुमने गेम को गिव अप कर दिया तो मेटाफोरिकली तुम्हारा कैरेक्टर हॉलो बन गया है, हमेशा के लिए एमलेसली और माइंडलेसली उस वर्ल्ड में सिर्फ घूमता रहेगा जब तक तुम दोबारा उस सेव फाइल को उठा के कंटिन्यू ना करो। तो क्रिएशन मिथॉस काफी इंटरेस्टिंग होता है, पर डिस्ट्रक्शन काफी मिथोलॉजीज में प्रेजेंट नहीं होता है। नॉर्स में है, हिंदुइज्म में है, पर दोनों में बहुत कम है क्योंकि दुनिया खत्म नहीं हुई है हमारी। और नॉर्स में बहुत ज्यादा डिटेल में है, पर आज के जमाने में नॉर्स को मानने वाले लोग क्रिश्चियनिटी को ज्यादा मानने लगे हैं। लेकिन फिक्शनल मीडिया में ये बाउंडेशन नहीं है, और वही डार्क सोल्स के मिथोलॉजी से हम लोग देख सकते हैं कि वो कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। ऐसे ढेर सारे आरपीजीज फिक्शनल वर्ल्ड में भर भर के उनके वर्ल्ड के बारे में लोर्स मिथोलॉजीज भरी पड़ी है, जो कि सारे मैं नहीं बता पाऊंगा। पर अगले टॉपिक पे जाने से पहले एक और हल्की सी इंटरेस्टिंग मिथ बताऊंगा, एल्डर स्क्रॉल्स की। आरपीजी गेम में सबसे ज्यादा जाना माना यूनिवर्स एल्डर स्क्रॉल्स की मिथोलॉजी बहुत ज्यादा वास्ट है। ढेर सारे गॉड्स, उनके फॉलोवर्स, हीरोज, वैसे ही एल्डर स्क्रॉल्स में ढेर सारे रेसेस है, और इन रेसेस का कैसे क्रिएशन हुआ वो भी काफी डिटेल में बताया गया है। तो ये एक तरीके से क्रिएशन मिथोस को एक स्टेप आगे लेके आ गए हैं। मैं जिस रेस के बारे में बात करने जा रहा है वो है एल्डर स्क्रॉल्स के ओक्स। अगर तुम इन गेम्स के फैन हो तो तुम लोग समझ रहे होगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ओक्स पहले एल्व्स के सब रेसेस थे जिन्हें ओर्सिमार कहा जाता था। ये लोग एक वॉरियर गॉड ट्रिनमैक को पूछते थे, और किसी मतभेद में इस गॉड की दूसरी डिविनिटी बोथाया से लड़ाई हो गई। बोथाया ने ट्रिनमैक को हरा दिया और इसके साथ इसके सारे फॉलोवर्स को एक दूसरे प्लेन में भेज दिया। वहाँ ये ट्रिनमैक काफी ज्यादा गुस्से में था और फिर शराब का देवता बनकर इसने दोबारा जन्म लिया, जिसे मालाकात कहते हैं। इसके फॉलोवर्स फिर ओर्सिमार से घिनौने ओक्स में ट्रांसफॉर्म हो गए। ऐसे ओक्स अपनी कहानी सुनाते हैं, पर अगर तुम इनके अपोजिट साइड से कहानी सुनोगे तो उन लोग कहते हैं कि बोथाया ने ट्रिनमैक को खा लिया था और उसे हक दिया था, और वही गू बाद में मेलाकात बना, और ट्रिनमैक के फॉलोवर्स ने उसी गू को अपने बदन में घिस लिया था, इसलिए वो घिनौने ओक्स जैसे हो गए थे। मेरी फेवरेट मिथोलॉजी है इस गेम से, इतनी डिस्टर्बिंग और आउट देयर है, लव इट। मिथोलॉजीज का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मेरे लिए उनकी फैसिनेटिंग कॉस्मोलॉजी होती है। बाकी रियल वर्ल्ड के नेचुरल टेंजिबल प्लेसेस को एक्सप्लेन करने में जो कहानियां होती है वो तो मजेदार होती हैं, पर मेन इंटरेस्टिंग पार्ट उन प्लेसेस प्लेन्स का डिस्क्रिप्शन होता है जिन्हें हम लोग देख नहीं सकते, जिन्हें हम लोग सिर्फ इमेजिन ही कर सकते, जैसे एसगार्ड हो गया। वैसे ही हमारे हिंदुइज्म कॉस्मोलॉजी में लोक है, जो कि मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड है, और फिर फर्दर ये लोक और पार्ट्स में डिवाइडेड टोटल 14 प्लेन्स है। कहा जाता है कि एक के ऊपर एक स्टैक्ड है, पर ऐसे इमेजिन नहीं कर सकते क्योंकि हर एक प्लेन समझ लो पूरा अपने आप में एक यूनिवर्स है। तो इन प्लेन्स में अर्थ के ऊपर वाले प्लेन्स देवताओं के हैं जिन्हें हम लोग स्वर्ग लोक कहते हैं, और नीचे दैत्य दानव लोक के हैं जिन्हें हम लोग पाताल लोक कहते हैं, और उसके नीचे नरक है जहाँ लोग मर के जाते हैं। काफियों को कंफ्यूजन रहती है कि पाताल लोक और नरक एक ही है, तो एज अ हॉरर फैन मुझे ऑब्वियसली स्वर्ग लोक में इंटरेस्ट है, पर पाताल लोक दैत्यों के प्लेन्स के बारे में जानने को मेरी ज्यादा जिज्ञासा रहती है। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हमारे हिंदुइज्म में दैत्य दानव भी काफी रिलीजियस होते हैं और इन लोग भी देवताओं के तरीके भगवान को पूछते हैं, और इस पाताल लोक में राज करने वाले दैत्य दानव को भी खुद भगवान ने पाताल लोक के प्लेन्स में राज करने को रखा है। कुल मिला के इन लोक में तुम ऊपर से नीचे जितना जाते जाओगे उतना ईवल इंक्रीज होता जाएगा, और अर्थ का प्लेन बिल्कुल डेड सेंटर में है, इसलिए वहाँ दोनों ईवल और गुड प्रेजेंट है। पुराणों में सबसे जाना माना डिटेल में वर्णन वो वाला है जब भगवान विष्णु ने वमन अवतार लिया था। मैंने पुराण नहीं पढ़े, मैं बस कहानी बचपन से सुनता आ रहा था, पर मुझे इस कहानी के दैत्य का नाम नहीं आता, तो इंटरनेट में सर्च करने पे मुझे महाबली लिखा मिला। उसका नाम बाली था कि बली था मुझे नहीं याद है, कोई सही से प्रोनाउंसिएशन जानता है तो मुझे बता देना। बलि ने युद्ध में देवों के राजा इंद्र को हरा दिया था। इंद्रदेव को लाइक हर कोई हरा देता है, किसी भी दैत्य को दिखाना हो कि ही इज पावरफुल, इंद्रदेव से लड़ा दो, उनको हरा देगा तब जाके आगे बात होगी, उससे पहले एवरीवन इज मिड। जीत के बाद सारे लोग उसके अंडर आ गए और खुशी में उसने सैक्रिफाइस रिचुअल रखा। वहाँ एक बौने के रूप में भगवान विष्णु भी मौजूद थे। उन्होंने बलि से 3 कदम की जमीन मांगी, बलि ने हाँ कर दी। फिर वो बौने का साइज बढ़ने लगा, बढ़ता ही गया और इतना बड़ा हो गया कि उसके 1 कदम में पूरा स्वर्ग लोक आ गया, दूसरे में बाकी सब आ गया। बलि तुरंत समझ गया कि यह भगवान विष्णु के अवतार है, तो तीसरा कदम उसने अपने सर में रखवा लिया। इससे खुश होकर भगवान विष्णु ने उसे पाताल लोक में राज्य सौंप दिया। इंद्रदेव को दोबारा अपने लोक मिल गए, तो जिस लोक में बलि राज करता है उसे सुताल कहते हैं, जो कि कहा जाता है कि स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर है। खुद विश्वकर्मा ने इसे बनाया था। तो हमारे यहाँ पाताल लोक इतनी कुछ डरावनी जगह नहीं है जैसे बाकी में डीमंस और डेविल्स के अबोर्ड होते हैं, लेकिन अगर तुम पढ़ने जाओगे तो तुम्हें हर एक प्लेन की डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। ज्यादातर दुनिया की मिथोलॉजी में ऐसे प्लेन्स में कॉस्मोलॉजी बनी हुई है, जैसे नॉर्स में 9 रेल्म्स है जिसके बीच में एक बड़ा सा पेड़ है इग्ड्रासिल। तो फिक्शनल
फिक्शनल यूनिवर्स में जब कॉस्मोलॉजी बनाते हैं तो लोग रियल लाइफ वाले एग्जांपल्स को तो लेते ही है। अब मैं यहाँ मेरी फेवरेट फिक्शनल कॉस्मोलॉजी की बात करने जा रहा, डंजन्स एंड ड्रैगन्स की ग्रेट व्हील कॉस्मोलॉजी। तो इस कॉस्मोलॉजी में एक बड़ा सा सर्कल ले लो और उसके बीच में मटेरियल प्लेन है जो कि बेसिक जहाँ ह्यूमंस रहते हैं, और सर्कल के बिल्कुल सर्कमफेरेंस में 16 आउटर प्लेन है। फिर बीच में और भी प्लेन्स हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, इथीरियल, एस्ट्रल वगैरह, लेकिन वो सब में मुझे बात नहीं करनी है। मेरा मेन इंटरेस्टिंग पार्ट बताना है ये 16 आउटर प्लेन्स। यही वो जगह है जहाँ D&D के गॉड्स रिसाइड करते हैं। तो ये 16 आउटर प्लेन्स ग्रेट व्हील के सर्कमफेरेंस को 16 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें हर एक प्लेन एक सर्टेन मॉरल अलाइनमेंट को फॉलो करता है। जैसे सबसे पहले गुड, न्यूट्रल, इविल ले लो, ये तीनों सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। फिर ये तीनों फर्दर डिवाइडेड होते हैं क्योटिक और लॉफुल में। जैसे लॉफुल गुड का मतलब आदमी लॉ के अंदर रह के अच्छे काम करता है, हमारे बेसिक हीरोज हो गए, सुपरमैन हो गए जैसे। क्योटिक गुड तुम्हारा अच्छे काम को करने के लिए लॉ के अगेंस्ट भी हो सकता है, जैसे बैटमैन हो गया, बज़क का गट्स हो गया। न्यूट्रल गुड हमारा चिल लौंडा हो गया जो अच्छे काम करेगा लेकिन सिचुएशन के हिसाब से उसे लॉ तोड़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे स्पाइडरमैन हो गया। तो ऐसे इविल भी हमारे 3 टाइप के होंगे। तो ये आउटर प्लेन में हर एक अलाइनमेंट का अलग अलग प्लेन है जहां वो गॉड्स रहते हैं जो सेम इसी अलाइनमेंट को फॉलो करते हैं। जैसे ग्रेट व्हील के सबसे टॉप में इलीजियम है जिसका अलाइनमेंट न्यूट्रल गुड है। तो मटेरियल प्लेन में जिस भी लिविंग बीइंग के कर्म न्यूट्रल गुड के अंदर होंगे वो मरने के बाद इसी प्लेन में आएगा। तो D&D के यूनिवर्स में वही बात है कि अपने कर्म के हिसाब से मरने के बाद सूट करने वाली जगह ही जाओगे। तो यहाँ क्योटिक न्यूट्रल अलाइनमेंट वाला प्लेन है लिम्बो, जो कि पूरा क्योटिक मैटर से भरा पड़ा हुआ है, और यहाँ के लोग सिर्फ बिलीव करके किसी भी चीज़ को एग्जिस्टेंस में ला सकते हैं। इसलिए यहाँ के लोगों को अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना होता है। जैसे काफ़ी लोगों ने बिलीव करके इस क्योस में सिटी को एग्जिस्ट करवा दिया, अब लोग वहाँ रह रहे हैं। पर अगर किसी भी एक आदमी ने सिटी के एग्जिस्टेंस पे शक किया तो वो सिटी तुरंत एग्जिस्ट करना बंद कर देगी और सारे लोग क्योस में डूब जाएंगे। इस प्लेन में रहने वाले स्पेशीज को गिज़राई कहते हैं, और अगर तुम लोग बॉल्डर्स गेट 3 खेल रहे होगे तो तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इनकी ओरिजिन स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पर वो कभी और बताऊंगा। आज सिर्फ कॉस्मोलॉजी के इंटरेस्टिंग पार्ट्स की बात होगी। तो जैसा कि मैंने बताया मुझे गुड अलाइनमेंट में इंटरेस्ट है, पर एज अ हॉरर फैन इवल की बात करे बिना मैं कोई वीडियो नहीं बना सकता। तो ये अब आते हैं D&D यूनिवर्स के नर्क में, बेटोर, जिसे 9 हेल्स ऑफ बेटोर भी कहा जाता है क्योंकि 9 लेयर्स है इस प्लेन में। बेटोर का अलाइनमेंट लॉफुल इविल है, यानी कि वैसे कैरेक्टर हो गए जैसे डॉक्टर डूम हो गया, मैग्नीटो वगैरह। यहाँ रहने वालों को बेटेजू कहा जाता है, जिन्हें आसान भाषा में लोग डेविल्स बोलते हैं। तो इनकी इंटरेस्टिंग बात बताने से पहले मैं इनके काउंटर पार्ट डीमंस के बारे में बताना चाहता। डीमंस तुम्हारे क्योटिक इविल प्लेन एबिस में रहते हैं। एबिस के अंदर इन्फिनाइट प्लेन से, और जितना नीचे जाओगे उतना ज़्यादा केओस और इविल बढ़ता ही जाएगा। यहाँ कॉन्स्टेंटली अनगिनत अमाउंट में डीमंस हमेशा पैदा होते रहते हैं, और सारे क्योटिक इवल है तो समझ लो पूरा टाइम इस प्लेन में सिर्फ दंगे मारा काटी चलती रहती है। यहाँ रहने वालों को टनारी कहा जाता है, लेकिन आसान शब्दों में डीमंस। तो ये अबिस के टनारीस और बेटोर के बेटेजू आपस में कट्टर दुश्मन है, जो कि इनके अलाइनमेंट से तुमको समझ में आ रहा होगा। तो ये दोनों हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं और कई सदियों से इन दोनों के बीच युद्ध चलती आ रही है, जिसे D&D में ब्लड वॉर कहा जाता है। ये इवेंट ऐसा है कि कभी खत्म नहीं होने वाला। ये दोनों बाय नेचर आपस में हमेशा लड़ते ही रहेंगे। बॉल्डर्स गेट 3 के ट्रेलर में भी हल्की सी ये वॉर दिखाई जाती है, और प्लेनस्केप टूर्नामेंट में ये वॉर काफी सेंटर स्टेज में है। तो जो कोई भी ह्यूमन अपने लाइफ में बुरे कर्म करता है उसे मरने के बाद इसी ब्लड वॉर में अनगिनत समय के लिए लड़ने भेज दिया जाता है। मुझे बेस्ट बात ये लगती है इस कॉस्मोलॉजी की, कैसे हर चीज बिल्कुल परफेक्टली बैठती है। ये एबिस के क्योटिक इवल और बेटोर के लॉफुल इवल के बीच में ग्रे वेस्ट है, जो कि न्यूट्रल इवल प्लेन है। और गेस व्हाट, यही वो जगह है जहाँ ब्लड वॉर लड़ी जाती है। तो अपने आप दोनों क्योटिक और लॉफुल इविल के प्रेजेंट होने से ये एरिया अपने अलाइनमेंट न्यूट्रल इविल को बिल्कुल सही से रिप्रेजेंट कर रहा है। कुल मिला के बेटोर तो फिर भी सही है, पर मरने के बाद एबिस में पहुंचोगे तो वो असली अहलोग है ह्यूमंस के लिए। लेकिन वहाँ फिर वैसे ही लोग पहुंचेंगे जो खुद क्योटिक इविल हो, तो उन्हें फर्क वैसे भी नहीं पड़ने वाला है। क्योटिक इविल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ऑब्वियसली जोकर है, और एग्जाम्पल सही है तो मेरे हिसाब से हैरी पॉटर की बेलाट्रिक्स हो गई, जॉफरी हो गया GOT से, फाइनल फैंटेसी का कैफ्का हो गया, और ग्रीन गॉब्लिन हो गया। नॉर्मन ऑसबॉर्न लॉफुल इवल होता है, लेकिन जब वो गॉब्लिन वाले मोड में आता है तो तब क्योटिक हो जाता है। बाकी ये सब मॉरल अलाइनमेंट्स हम लोग कभी और बैठ कर डिस्कस कर सकते हैं। तो D&D की ग्रेट व्हील कॉस्मोलॉजी मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती है। पहली बार जब मैंने इसके बारे में सुना था, जितना हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन डिग करता गया, और ये रियल लाइफ मिथोलॉजी के कॉस्मोस से इंस्पायर्ड होकर अपने फिक्शनल यूनिवर्स की कॉस्मोलॉजी बनाना मेरे लिए काफ़ी इंस्पायरिंग था। तो भाई लोग, बहन लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को मज़ा आई होगी। नहीं आई तो यहाँ तक फिर भी देख लिया तुम लोगों ने। अलग लेवल के मैसोचिस्ट आदमी और तो तुम लोग। बाकी वीडियो खत्म होती है। ऐसे टाइप में और तो नहीं होंगे मेरे पास रिकमेंड करने को, पर तुम लोग मेरी कोई भी हॉरर वाली वीडियो देख सकते हो। फोकलोर वाली रिकमेंड करूँगा मैं, जाके उससे देखो और ज़िंदगी में खुश रहो। बाय बाय मूथोलॉजी पर्सन।